हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रस्ताव स्वीकृति की संसूचना और उसके खंडन के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये कॉन्सेप्ट बेहद इम्पॉर्टेंट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल वो सब अलग अलग डिस्कस किया था, वो भी केस लॉ के साथ। लेकिन आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। प्रस्ताव की सूचना और उसके खंडन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 3 से लेकर 9 तक दिए गए हैं और यही सारे जो सेक्शंस हैं वो हम आज की वीडियो में लास्ट तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धारा 3 की। धारा 3 ये कहती है कि प्रस्ताव की सूचना, स्वीकृति और खंडन जो है, अगर हमें करना है अपने प्रपोजल का, अपनी स्वीकृति का या उस प्रस्ताव और स्वीकृति के खंडन, तो वो कौन करेगा ये हमें बताता है और उसका तरीका क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रस्ताव की सूचना, स्वीकृति और खंडन, प्रस्ताव करने वाले, उसको स्वीकार करने वाले, खंडन करने वाले पक्षकार के किसी कार्य या किसी लोभ से समझा जाता है जिसके द्वारा वो ऐसे प्रस्ताव, स्वीकृति या खंडन को सूचित करने का आशय रखता है। यहाँ पे अगर हम इस सेक्शन को सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये सेक्शन हमें बताता है कि किसी भी प्रस्ताव या स्वीकृति की सूचना का तरीका क्या होगा। ये हमें बताता है कि कोई भी तरीका जो प्रस्ताव को स्वीकार करने के आशय से अपनाया गया हो या स्वीकृति की सूचना देने के लिए अपनाया गया है वो एक सही और वैलिड तरीका है। सूचना देने के लिए तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए पोस्ट किया जा सकता है, ईमेल किया जा सकता है, टेलीफोन से भी किया जा सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 3 में हमें वो तरीका ही बताया गया है कि किसी भी तरीके से जो भी आप तरीका अपनाओगे प्रस्ताव या स्वीकृति की सूचना देने के लिए या उसके खंडन की सूचना देने के लिए, तो वो एक वैलिड तरीका होगा। धारा 3 के बाद आती है धारा 4। धारा 4 हमें बताती है कि किसी भी प्रस्ताव, स्वीकृति या प्रस्ताव या स्वीकृति के खंडन की सूचना कब पूरी मानी जाएगी, मतलब वो सामने वाले को पता लग गई है, ये कब माना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्ताव की सूचना कब पूरी मानी जाती है। आपने किसी से प्रपोजल किया, आपने किसी से कोई चीज़ बेचने का या किसी बात का प्रस्ताव किया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो सूचना है जो आपने सामने वाले से प्रपोजल किया है वो पूरी हो गई है। तो ये बताया गया है सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि प्रस्ताव की जो सूचना है वो तब पूरी मानी जाती है जब वो उस व्यक्ति के ज्ञान में, उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाती है जिसको प्रस्ताव किया गया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए जो है वो 1 लाख रुपए में अपनी पुरानी कार बी को बेचने का प्रस्ताव डाक के द्वारा उसको भेजता है, मतलब उसने एक लेटर लिखा प्रपोजल का कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अब ये जो प्रस्ताव है, ये जो प्रपोजल है, इसकी सूचना कब पूरी मानी जाएगी? तो ये तभी पूरी हो जाएगी जैसे ही वो लेटर बी को मिल जाएगा, क्योंकि लेटर बी को मिलते ही वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा और इससे माना जाएगा कि प्रपोजल की जो सूचना है जो बी को दी जानी थी वो पूरी हो गई है। इसी तरीके से स्वीकृति की सूचना कब पूरी मानी जाएगी? अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रस्ताव की स्वीकृति करता है तो उस स्वीकृति की सूचना तब पूरी मानी जाती है जब वो उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाती है। किसकी शक्ति के बाहर? जिसने अपनी स्वीकृति दी है। और साथ ही ये उस समय भी पूरी हो जाती है जब वो प्रस्ताव करने वाले की नॉलेज में आ जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति से आपने प्रस्ताव किया है उसकी स्वीकृति की सूचना तो तब पूरी होगी जब वो उसकी शक्ति के बाहर हो जाए, और जिसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो तब पूरा माना जाएगा जब वो प्रपोजल करने वाले की नॉलेज में आ जाए। ठीक बिल्कुल इसी का उल्टा हमने प्रस्ताव में पढ़ा था, ऐसे ही बिल्कुल स्वीकृति में। तो सामने वाले की नॉलेज में वो चीज़ आनी चाहिए, चाहे आप उसके प्रस्ताव को स्वीकार करो और चाहे सामने वाले ने आपको प्रस्ताव किया है। तो सूचना कब मानी जाएगी, कब वो पूरी हो जाती है, यही इस सेक्शन में बताया है। अब हम स्वीकृति की सूचना कब पूरी होती है इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे ए ने बी को घर बेचने के लिए एक प्रस्ताव लिखा
एक प्रपोजल लेटर डाक से भेजा कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ। कितनी कीमत का, मान लो पुराना घर है तो वो 5 लाख रुपए में उसको बेचना चाहता है। अब बी ने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो घर है वो 5 लाख रुपए में खरीद लूँगा। तो बी ने जो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है उसकी सूचना कब पूरी मानी जाएगी? जैसे ही वो लेटर को, मतलब अपने एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो डाक में डाल देता है, पोस्ट कर देता है, और जैसे ही वो लेटर ए की नॉलेज में आया कि ठीक है बी ने मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, वो एक्सेप्टेंस की सूचना पूरी मान ली जाएगी कि बी ने ए का प्रपोजल स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आता है खंडन की सूचना कब पूरी होती है। अब मान लो किसी ने आपसे प्रस्ताव किया, वो अपना प्रस्ताव वापस लेना चाह रहा है, या आपने किसी ने आपसे प्रपोजल किया था और आपने पहले उसको स्वीकार कर लिया, अब आप उसको वापस लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो एक्सेप्टेंस नहीं करना था इस प्रपोजल का। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आप अपने प्रस्ताव की या स्वीकृति का खंडन करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, वो कब सूचना पूरी मान ली जाएगी, ये भी हमें सेक्शन 4 में ही बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि अगर हमें मान लो किसी खंडन की, मतलब जो खंडन की सूचना है वो सामने वाले को बतानी है, चाहे प्रस्ताव करने वाले को अपने प्रस्ताव का खंडन करना हो या एक्सेप्टेंस या स्वीकृति करने वाले को अपनी स्वीकृति का खंडन करना हो, तो वो सूचना तब पूरी मान ली जाएगी जब वो खंडनकर्ता की शक्ति के बाहर हो जाए। मतलब जो व्यक्ति अपने प्रपोजल या अपनी स्वीकृति को वापस लेना चाह रहा है या उसको रिवोक करना चाह रहा है, तो जब वो उसकी शक्ति के बाहर हो जाए। शक्ति के बाहर होने का मतलब यही है कि अब वो उसको वापस नहीं ले सकता, या जिसके खिलाफ उसने खंडन किया है, जिससे वो वापस लेना चाह रहा है, उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए। मान लो ए जो है वो बी को, जो उसने अपना मकान बेचने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें अपना मकान बेचना चाहता हूँ, अब ए उस प्रपोजल को वापस लेना चाह रहा है। ए सोचता है कि मुझे तो ये प्रपोजल बी से नहीं करना था, तो अब वो इसको वापस लेना चाहता है, तो वो क्या कब ले सकता है? तो वो जैसे ही उसने अपने उस रिवोक करने का जो लेटर था उसको भेजा, वो बी के खिलाफ तब पूरा हो जाएगा जब बी को वो लेटर जैसे ही मिल जाता है कि अब ए जो है वो अपना वापस लेना चाहता है, उसको नहीं करना। ठीक इसी तरीके से अगर बी भी ने जो उसकी जो भी चीज़ का उसने प्रपोजल किया था ए ने कि मैं तो, या तो इसकी मान लो उसने कार का ही किया था कि मैं तो तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अब ए ने जो प्रपोजल किया था कार बेचने का और बी ने पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट अब बी सोच रहा है कि मुझे तो इसका खंडन करना है, मुझे तो इसको वापस लेना है, रिवोक करना है। तो वो कब पूरा हो जाएगा? तो वो तभी पूरा हो जाएगा जब बी उसको लेना चाहता है, जब वो लेटर बी के पास आ जाता है। और ए के खिलाफ कब पूरा होगा? जब वो ए के पास पहुंच जाता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो बात है वो यही हुई है कि सामने वाले की नॉलेज में वो चीज़ आनी चाहिए। अगर सामने वाले को पता लग गया कि वो अपना प्रपोजल वापस लेना चाह रहा है या एक्सेप्टेंस वापस लेना चाह रहा है, तो सामने वाले की चीज़, वो चीज़ अगर उसकी नॉलेज में आ गई ना, तो नॉलेज में आते ही वो माना जाएगा कि वो पूरा हो गया है। अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखेंगे। केस का नाम है डिक्सन वर्सेस डाडस, 1876 का केस है। ये केस में होता क्या है कि इस मामले में जो प्रतिवादी था, जो डिफेंडेंट था, उसने अपना मकान 800 पाउंड में बेचने का वादी को प्रस्ताव किया। मतलब प्लेंटिफ को बेचने के लिए एक प्रपोजल किया कि मैं तुम्हें अपना मकान 800 पाउंड में बेचना चाहता हूँ, और ये भी कहा कि वो उसे बता दे कि वो लेना चाह रहा है उसका मकान या नहीं, मतलब स्वीकृति करता है उसके प्रस्ताव की या नहीं, इस बात की उसे इन्फॉर्मेशन दे दे। बट उसने एक दिन पहले ही, इससे पहले कि वादी इस बात को स्वीकार करता या उसे कुछ बताता कि वो मकान उसका खरीदना चाहता है या नहीं, उसने एक दिन पहले ही 810 पाउंड में बेच दिया किसी और को वो मकान, जिसकी जानकारी वादी को पता लगी एक दूसरे व्यक्ति से कि उसने तो अपना मकान 810 पाउंड में पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। लेकिन फिर भी जो प्लेंटिफ था, जो वादी था, उसने अपनी तरफ से एक स्वीकृति का पत्र, मतलब एक एक्सेप्टेंस का लेटर उसको भेज दिया डिफेंडेंट को, ताकि उसको समय रहते ही वो प्राप्त हो जाए और उसको वो मिल जाए कि मैंने तो अपनी तरफ से भेज दिया है। अब मामला पहुंच गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्ताव था उसके खंडन की जानकारी वादी को तो हो ही गई थी कि अब जो प्रतिवादी है वो अपना मकान उसे नहीं बेचना चाहता, वो तो 810 पाउंड में किसी और को बेचना चाहता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रस्ताव करने वाले ने खुद ही खंडन की उसे सूचना दी हो, मतलब उसे किसी थर्ड पार्टी से, किसी दूसरे व्यक्ति से तो पता लग गई थी ना कि अब वो मकान उसको नहीं बेचने वाला है। ज़रूरी तो नहीं ना कि डिफेंडेंट उसी को आकर ये बात बताए कि मैं तुम्हें अपना मकान नहीं बेचना चाहता हूँ। किसी ना किसी तरीके से ये बात उसकी नॉलेज में आ गई थी ना,
तो यही बात यहाँ पे है कि जब वादी की नॉलेज में ये बात आ गई थी कि अब प्रतिवादी उसको अपना मकान नहीं बेचना चाहता, तो इसलिए प्रस्ताव में उस समय तो कोई प्रतिफल था ही नहीं। जिस समय उसने उसको प्रपोजल उससे किया था अपना मकान बेचने का डिफेंडेंट ने, उस समय उसने उसको दिया थोड़ी ना था, वो तो सिर्फ एक तरीके से उसने प्रपोजल किया था कि मेरा मकान खरीदना चाहते हो या नहीं। उस समय कोई उन दोनों के बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं था, कोई प्रतिफल नहीं था, इसलिए यहाँ पे डिफेंडेंट को बाध्य नहीं माना गया और उसको लायबल नहीं ठहराया गया और जो वाद था, जो मुकदमा था, वो खारिज कर दिया गया। तो ये था इस टॉपिक से या इस सेक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ। इसके बाद आती है धारा 5। ये हमें बताती है कि प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन आप कब कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी प्रस्ताव, यानी पहले पॉइंट में प्रस्ताव की बात हो रही है, कोई भी प्रस्ताव करने वाले के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी होने से पहले किसी भी समय खंडित किया जा सकता है। मतलब किसी भी समय उसको रिवोक किया जा सकता है, उसको वापस लिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई भी एक्सेप्टेंस है, कोई भी स्वीकृति है, वो स्वीकृति करने वाले के खिलाफ सूचना पूरी होने से पहले किसी भी समय खंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, मान लो ए अपना मकान बी को डाक द्वारा भेजे गए पत्र से बेचने का प्रस्ताव करता है। मतलब ए ने एक लेटर लिखा और उसको पोस्ट कर दिया ये लिखकर कि मैं अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूँ, किसको? बी को। अब बी जो है वो प्रस्ताव को डाक द्वारा भेजे गए पत्र से ही स्वीकार कर लेता है। मतलब कि बी को जो लेटर मिला है उसी लेटर के माध्यम से, उसी तरीके से वो भी एक लेटर लिखकर अपने एक्सेप्टेंस का डाक में डाल देता है, ए के नाम से पोस्ट कर देता है। अब ए क्या करता है, अपने प्रपोजल को उस समय तक जब तक बी अपने एक्सेप्टेंस का लेटर डाक में डालता है या उससे पहले कभी भी वापस ले सकता है। मतलब इससे पहले बी अपनी स्वीकृति करे तो ए किसी भी समय अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है, उसके बाद वो वापस नहीं ले सकता। ठीक इसी तरीके से जो बी है वो अपने एक्सेप्टेंस को ए को पत्र मिलने से पहले कभी भी किसी भी समय उसको खंडित कर सकता है, मतलब उसको रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। तो इससे पहले ए अपने प्रपोजल को वापस ले, इससे पहले ही बी को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि ए को ये पता लग जाए कि हाँ अब बी जो है वो, मैंने जो उसको प्रपोजल भेजा था अब वो उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, मतलब वो उसको वापस लेना चाह रहा है, रिवोक करना चाह रहा है। बस यही बात इस सेक्शन में बताई गई है कि कब आप अपने प्रपोजल को या अपने एक्सेप्टेंस, अपनी स्वीकृति को अगर आपने किसी के प्रपोजल का किया है तो उसको कब रिवोक कर सकते हो या कब खंडन कर सकते हो। सेक्शन 6 यानी कि धारा 6 ये हमें बताता है खंडन करने के तरीके, कि अगर आप अपने प्रपोजल या अपनी स्वीकृति को रिवोक करना चाहते हो तो उसके तरीके क्या हैं। तो इसमें 4 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर प्रस्ताव को आपको अपने खंडित करना है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले है जो प्रपोजल है, मतलब जिसने प्रपोजल किया है, जो व्यक्ति प्रस्तावक है, उसकी सूचना के द्वारा, मतलब उसने अपनी तरफ से खंडन की अगर सूचना दे दी है ना सामने वाले पक्षकार को जिससे उसने प्रपोजल किया था, तो फिर आपका जो प्रपोजल है वो मान लिया जाएगा कि रिवोक हो गया है या इसको वापस ले लिया गया है। दूसरा है निर्धारित समय के बीत जाने पर, मतलब किसी प्रपोजल में अगर उस प्रपोजल को स्वीकार करने का कोई फिक्स टाइम बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हें 5 लाख में अपना घर बेचना चाहता हूँ, बट ये जो मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया है कि मैं 5 लाख में तुम्हें घर बेचना चाहता हूँ, तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने का एक फिक्स टाइम दे दिया। तुम्हें 6 महीने के अंदर इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम लेना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो, मुझे बता देना। तो अगर इस फिक्स टाइम के बारे में जो बता दिया गया है प्रपोजल में, इस फिक्स टाइम ही ये बीत गया, 6 महीने बीत गए, बी ने कुछ बताया ही नहीं, उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया। अब 6 महीने बाद वो आ रहा है कि मुझे तो ठीक है मैं तुम्हारा मकान खरीदना चाहता हूँ, तो अब जब वो टाइम ही निकल गया जो प्रपोजल में था, तो अब वो टाइम निकल चुका है, तो अब प्रस्ताव जो है वो रिवोक हो सकता है। इसी तरीके से शर्त की असफलता पर, प्रस्ताव में ये शर्त लगा दी गई, कोई भी शर्त लगा दी गई मान लो, और उस शर्त को पूरा करना है आपको। अब सामने वाला जिसने आपके प्रपोजल को स्वीकार किया है वो उस शर्त को पूरा ही नहीं कर पाया, वो असफल हो गया उस शर्त को पूरा करने में। जो जिसने प्रपोजल किया था वो आप पर लगाई थी कि तुम पहले ये शर्त मंजूर करो तब मैं मानूंगा कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो शर्त ही नहीं पूरी कर पाया, तो यहाँ पर भी प्रस्ताव जो है वो रिवोक हुआ या कैसा माना जाएगा कि वो खंडित हो गया है।
नेक्स्ट है प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन पर। जिसने प्रपोजल किया था वो व्यक्ति या तो पागल हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। तो ये सारे 4 तरीके इसमें बताए गए हैं कि खंडन कैसे होता है किसी प्रपोजल का। और सेक्शन 5 भी हम पढ़ चुके हैं। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि खंडन कब किया जाएगा। अब आती है धारा 7। ये हमें बताता है कि स्वीकृति या एक्सेप्टेंस जो हम कर रहे हैं किसी के प्रपोजल का, उसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब वो कैसी होनी चाहिए। तो सेक्शन 7 ये कहता है कि किसी भी प्रस्ताव को वचन में बदलने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और उसी प्रॉमिस में अगर प्रतिफल जुड़ जाए तो वो कंसिडरेशन अगर उसमें जुड़ जाता है, प्रतिफल जुड़ जाता है, तो मिलकर करार या समझौता बन जाता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एक समझौते करार की ज़रूरत होती है, जिसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो एक करार, एक समझौता बन जाता है। सेक्शन 7 में यही बात बताई गई है कि स्वीकृति कैसी होनी चाहिए। आप अगर किसी के प्रपोजल को स्वीकार कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपने स्वीकृति, जो आपने एक्सेप्टेंस किया है किसी के प्रपोजल का, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके प्रपोजल करता है आपको और आप उसको स्वीकार करते हो तो उसके साथ कोई आप कंडीशन, कोई आप शर्त मत लगाओ, है ना। बिल्कुल आप एक्सेप्टेंस अगर कर रहे हो तो वो आत्यांतिक हो और बिल्कुल अभिव्यक्त हो। अभिव्यक्त मतलब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, है ना, एकदम एक्सप्रेस्ड होना चाहिए वो चीज़। तो ये 2 ही बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तरीके से बताई गई हैं कि अगर आप स्वीकृति कर रहे हो तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और साथ ही वो बिल्कुल अभिव्यक्त होना चाहिए। और अगर मतलब अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है कि या तो आप बोल कर करो या लिख कर करो, और अगर ऐसा कोई तरीका नहीं दिया गया है प्रपोजल में तो आप कैसे भी तरीके से उस चीज़ को अभिव्यक्त कर सकते हो कि मैंने आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। यहाँ पे इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट केस है भगवान दास गिरधारी लाल का केस। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो प्रपोजल है उसका जो एक्सेप्टेंस हम करते हैं, किसी ने आपसे प्रपोजल किया और आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हो, तो उससे संबंधित आप अगर सामने वाले को बताना चाह रहे हो कि मैंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो उसका कोई बाह्य तरीके से आपको करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मन ही मन में उस बात को मान लो कि हाँ मैंने तो इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब सामने वाले को पता कैसे लगेगा कि आपने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, है ना। तो किसी भी बाहरी तरीके से आपको बताना चाहिए और ऐसा तरीका होना चाहिए जिसे लॉ भी मान्यता देता हो। मतलब एक अच्छे तरीके से आप उसको बता सकते हो कि मैंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आता है सेक्शन 8 यानी कि धारा 8। ये बताता है आचरण के द्वारा स्वीकृति के बारे में, यानी कि आपके कंडक्ट से भी आपकी स्वीकृति हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप किसी भी प्रस्ताव की शर्तों का पालन कर लेते हो या उसमें अगर कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है पारस्परिक वचन। मतलब आपने भी किसी से कोई वचन रखा, सामने वाले ने भी कोई बात कही, अब आपको दोनों को एक दूसरे की बात पूरी करनी है, तो वो तभी मानी जाएगी जब आप भी अपनी तरफ से बात पूरी करो और सामने वाला भी प्रॉमिस करे, जो उसने प्रॉमिस किया था वो भी उस अपनी बात को पूरा करे। तो अगर किसी प्रपोजल में कुछ शर्तें दी गई हैं या कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पारस्परिक वचन जैसी कोई बात है, तो उसके लिए जो प्रतिफल के प्रस्ताव के साथ पेश किया गया है तो उसकी स्वीकृति भी आपके प्रस्ताव की ही स्वीकृति मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रस्ताव में दी गई शर्तों का पालन कर लेते हैं, उसमें जो जो कंडीशंस दी गई हैं, या फिर आपसे प्रस्ताव के समय ये कहा गया है कि आपको पहले ये काम करना होगा, तब मैं आपको मानूंगा कि आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो अगर इस तरीके की कोई बात है किसी प्रपोजल में और आपने उन बातों को पूरा कर लिया है या आपने उन शर्तों को फॉलो कर लिया है, तो उसके बारे में भी यही कहा जाएगा कि आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यानी शर्तों का पालन भी प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाएगा। और ये हमें बताता है सेक्शन 8, और इसे कहा जाता है आपके आचरण के द्वारा स्वीकृति। यानी कि आपके कंडक्ट से वो बात पता लग रही है कि आपने उसको स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आता है सेक्शन 9 यानी कि धारा 9। ये हमें बताती है कि जब आप किसी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हो और वो स्वीकार होने के बाद बन जाता है प्रॉमिस यानी कि वचन, तो वो अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त का मतलब होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ स्पष्ट तरीके से सामने वाले को बताते हो, यानी कि आपने लिखकर किया या बोलकर किया। तो जब आप किसी को सामने वाले को बोलकर या लिखकर अपनी बात बताते हो तो वो होता है एक्सप्रेस तरीका यानी कि अभिव्यक्त। और विवक्षित क्या होता है? विवक्षित होता है आपका दूसरा तरीका जिसमें आप बोलकर या लिखकर किसी को नहीं बताते, सिर्फ आपके कंडक्ट से वो बात पता लग जाती है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो, उसे बोलते हैं विवक्षित। और इंग्लिश में इसको कहेंगे इम्प्लाइड।
इम्प्लाइड। तो एक हो गया एक्सप्रेस तरीका, एक हो गया इम्प्लाइड तरीका, अभिव्यक्त या विवक्षित। और सेक्शन 9 यही कहता है कि जो आप वचन कर रहे हो वो आपका अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित हो सकता है, यानी कि आपके आचरण से भी हो सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पर सेक्शन 3 से लेकर 9 तक जो आज हमने पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जब हम भारतीय संविदा अधिनियम पढ़ते हैं तो हमें ये सारे सेक्शन ज़रूर पढ़ने चाहिए, तभी हम आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी हमने सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के जो कॉन्सेप्ट समझे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।